तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में कल हमने 22 नंबर न्यूमेरिकल तक किया था। आज 23 नंबर न्यूमेरिकल को प्रोसीड करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे बोला है फाइंड यू मिनिमम, मतलब मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करना है ताकि ये जो सिस्टम एक वर्टिकल सर्किल कंप्लीट कर सके। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि आपके पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है फिक्स है ये क्यू, और एक चार्ज जो है ये नीचे वाला क्यू, ये मूव कर रहा है u वेलोसिटी के साथ। इनिशियल वेलोसिटी इसका u है। अगर ये u वेलोसिटी के साथ मूव करेगा और एक एंड फिक्स होगा तो ये क्या कंप्लीट करेगा? आई होप आप सबको आइडिया होगा कि एक सर्किल कंप्लीट करेगा। इट विल कंप्लीट अ सर्किल, एक सर्किल बनाएगा। ये वर्टिकल सर्किल कब बनाएगा, इसके लिए मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? तो ये पार्टिकल अगर u वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम में इस पार्टिकल का पोजीशन डिफरेंट होगा। मान लीजिए इस पोजीशन में पार्टिकल का, किसी टाइम इंस्टेंट में पार्टिकल यहां पे आ गया, ठीक है। किसी टाइम इंस्टेंट में अगर पार्टिकल यहां पे आ रहा है तब जाके वो वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करेगा, ठीक है। यहां से यहां तक का देख लेते हैं। पार्टिकल को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे लेके चलते हैं हम। एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है, और सबका नाम दे देते हैं पोजीशन का डिफरेंट डिफरेंट। मान लीजिए पोजीशन है ए, इनिशियल पोजीशन जहां पे यू वेलोसिटी से पार्टिकल को मूव कराया गया है चार्ज को, बी और सी। जो चार्ज मूव कर रहा है इसका मास भी दिया है हमें m, ये हमें दे रखा है, ठीक है। अगर पार्टिकल सी पे पहुंच जा रहा है तो कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग वर्टिकल सर्किल क्या होगा? कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर वर्टिकल सर्किल क्या होगा? तो आपने पहले पढ़ रखा है सर्कुलर मोशन में, कंडीशन फॉर वर्टिकल सर्किल जो होता है वो होता है टेंशन एट पॉइंट सी शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। दिस विल बी द, ये हमारा क्या है? कंडीशन है। इस कंडीशन को अगर फुलफिल करता है तो ये जो सिस्टम है ये एक वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करेगा। तो हम सी पॉइंट को लेते हैं और सी पॉइंट का हम एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं। सी पॉइंट है, ये जो सी पॉइंट है, इस सी पॉइंट पे क्यू चार्ज चला गया है एम मास का, ठीक है। तो सी पॉइंट पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है सबसे पहले देखते हैं। सी पॉइंट पे सबसे पहले जो फोर्स लग रहा है वो धरती माता लगा रही होगी किधर की ओर? नीचे की ओर, कितना? mg, और साथ में टेंशन भी नीचे की ओर लग रहा होगा, कितना? tc, ओके। अगर ये सी पॉइंट है, ये अगर ये वर्टिकल सर्किट कंप्लीट कर रहा है, सर्कुलर मोशन में है, तो ऊपर की ओर फोर्स लगेगा जो कोई बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्या होगा वो? एम भी स्क्वायर, सॉरी एम भी स्क्वायर बाय आर। साथ पे इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अगर ये इक्विलिब्रियम में, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है तो कंडीशन क्या हो जाएगा? टीसी प्लस एम जी इज इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाय आर प्लस के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। हमने अपना इक्वेशन लिख दिया। अगर हम टीसी को यहां से लिखते हैं तो टीसी इज इक्वल टू लिख सकते हैं एम भी स्क्वायर बाय आर प्लस के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस एम जी। दिस विल बी द टीसी। टीसी हमारा यही है ना, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए आप। इसे क्या मान ले? इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। क्या अप्लाई करने वाले हैं हम लोग? वर्क एनर्जी थ्योरम। हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। तो मैं ये काम नीचे कर लेता हूं, थोड़ा स्क्रॉल करके, और नीचे करते हैं अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं तो कौन कौन सा वर्क डन हो रहा है? वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe प्लस वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? तो टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मान लो पॉइंट सी पे जो वेलोसिटी है वो v है और इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u है,
क्योंकि हमने यहाँ पे v वेलोसिटी कंसीडर किया है ना, u है, ठीक है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस आपने पढ़ा है 0, तो ये दोनों के अकॉर्डिंग वर्क डन कितना हो जाना चाहिए 0, और वर्क डन बाय mg क्या हो जाएगा, कितना डिस्टेंस 2r माइनस मींस कितना हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, कितना माइनस में कितना आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा माइनस mg इंटू 2r इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। इसे आगे सॉल्व करते हैं, इसे आगे सॉल्व करते हैं, हम क्या लिख सकते हैं इसे, माइनस 4mgr इज इक्वल टू mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं हम। अगर हम mv स्क्वायर बाय r लिखना चाहे, ठीक है, इस r को यहां लेके आ जाओ, r से सबको डिवाइड कर देते हैं, r से सबको डिवाइड कर दें, चलिए, अगर ये r कैंसिल हो जाएगा। अगर हमें mv स्क्वायर बाय r लिखना हो तो हम लिख सकते हैं mu स्क्वायर बाय r माइनस 4mg, लिख सकते हैं कि नहीं, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। अच्छा गौर से अगर आप देखिए इसे, अगर आप इसे गौर से देखिएगा तो ऊपर में कर लेता हूं थोड़ा, इस mv स्क्वायर r का वैल्यू, इस mv स्क्वायर बाय r का वैल्यू यहां पे पुट किया जा सकता है क्या, यहां पे पुट किया जा सकता है, बिल्कुल पुट किया जा सकता है। अगर पुट कर ले हम यहाँ पे वैल्यू, तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे mv स्क्वायर r के जगह पे ये वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे, तो हम लिखते हैं इक्वेशन 1 में पुट करके इसको लिखते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं tc इज इक्वल टू mu स्क्वायर बाय r माइनस 4mg, साथ में क्या था, साथ में क्या था, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस mg, और दिस शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, और इसका वैल्यू टीसी का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। कहने का मतलब यह है mv स्क्वायर बाय r प्लस के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 5mg, दोनों साइड m से डिवाइड कर दें, दोनों साइड किससे डिवाइड कर दें, m से, m से डिवाइड कर दें, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दें, क्या लिख देंगे, ये u है, सॉरी ये u है, u स्क्वायर बाय r शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 5g माइनस के क्यू स्क्वायर बाय एम आर स्क्वायर। अगर u स्क्वायर शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 5gr माइनस के क्यू स्क्वायर बाय एम आर, आर आर कैंसिल हो गया, एम आर सब साइड को आर से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा। तो अगर u का वैल्यू यहां से अगर नोटिस करें तो u का वैल्यू हमारे पास आ गया, u शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू रूट ओवर 5gr माइनस के क्यू स्क्वायर बाय एम आर, दिस विल विद द मिनिमम वेलोसिटी, ये हमारा मिनिमम वेलोसिटी है, ठीक है, ये हमारा मिनिमम वेलोसिटी है। इस वेलोसिटी से अगर इस पार्टिकल को, नीचे वाला पार्टिकल को छोड़ा जाए तो ये एक वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करेगा। सो दिस विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज देयर, इट्स लैमिस थ्योरम। ओके, लैमिस थ्योरम बोलता है अगर कोई बॉडी पे 3 फोर्सेस लग रहा हो, जैसे मैं एक बॉडी बनाता हूं, एक पार्टिकल लेता हूं, पॉइंट पार्टिकल है, ये मैंने एक बॉडी ले लिया, इस पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है, मान लीजिए एक फोर्स जो है वो लग रहा है F1,
एक फोर्स लग रहा है F1, ठीक है, दूसरा फोर्स लग रहा है F2 और तीसरा फोर्स लग रहा है F3। 3 फोर्सेस लग रहा है एक पार्टिकल के ऊपर, ठीक है, ये हमारा पार्टिकल है, इसके ऊपर 3 फोर्सेस लग रहे हैं। इधर लग रहा है F1, दिस फोर्स इज F1, दिस फोर्स इज F2 एंड दिस फोर्स इज F3। और हमें तीनों पार्टिकल के बीच का एंगल हमें पता है, ठीक है, तीनों फोर्सेस के बीच का एंगल हमें पता है। अगर सपोज दिस एंगल इज अल्फा, ओके, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा, ओके। बोला गया लेमिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरम, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी किस चीज में है, इक्विलिब्रियम में है, तो तीनों फोर्सेस का वेक्टर समेशन क्या होगा, 0 होगा। तीनों फोर्सेस का वेक्टर समेशन क्या होगा, 0 होगा। द समेशन ऑफ द वेक्टर समेशन ऑफ 3 फोर्सेस इज 0। इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, F1 साइन बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बाय अपोजिट एंगल क्या है, F2 का अपोजिट क्या है, बीटा, साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाय F3 का अपोजिट एंगल क्या है, गामा, साइन गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये तीनों बराबर होगा और इसका वैल्यू एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये है आपका लेमिस थ्योरम, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस लेमिस थ्योरम को कंसीडर करके एप्लीकेबल करके हम कुछ क्वेश्चन बनाने वाले हैं, ठीक है। हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस पे क्वेश्चन है हमारे पास, sorry, this is the question and this is numerical 24, not 23, okay। क्वेश्चन में दिया है एट इक्विलिब्रियम फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स इन टर्म्स ऑफ M एंड G। ये जो आपका स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग पे यहाँ पे Q चार्ज है, ओके, Q चार्ज है मास M का, क्वेश्चन में दिया था Q चार्ज है मास M का। ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग पे हमें, ये जो स्ट्रिंग दिया है L लेंथ का, ये जो स्ट्रिंग है L लेंथ का, इसमें हमें टेंशन निकालना है। जबकि दूसरा एक चार्ज जो है वो फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड है। कहाँ पे फिक्स्ड है, वो एक दीवार के, एक वॉल के सबसे बॉटम पॉइंट पे फिक्स है। यहाँ पे एक सिचुएशन और दिया है, इस वॉल का लेंथ और इस स्ट्रिंग का लेंथ सेम है, स्मॉल l है, ठीक है। तो हम सोच लेते हैं कि ये थीटा एंगल पे इक्विलिब्रियम पे है। वॉल से अगर थीटा एंगल है तो ये इक्विलिब्रियम पे है। तो हम ये सोच लेते हैं अगर ये थीटा है तो ये सिस्टम किस चीज पे है, इक्विलिब्रियम पे है। मान लो एट थीटा एंगल, लेट कर लेते हैं सपोज, और लेट एट थीटा एंगल, सिस्टम जो है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम क्या चीज में है, इक्विलिब्रियम में है। कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ओके, कोई बात नहीं। जब इक्विलिब्रियम पे है तो ये जो सिस्टम, ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज पार्टिकल जो स्ट्रिंग से बंधा है, इस पे नेट फोर्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तीनों फोर्सेस का वेक्टर, ऑल फोर्सेस का वेक्टर समेशन क्या होना चाहिए, 0। इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, सबसे पहले तो इधर की ओर इस पे टेंशन लगेगा, क्लियर है सब। इधर की ओर क्या लगने वाला है, टेंशन लगने वाला है। धरती माता कितने से इसको नीचे की ओर खींच रही होगी, mg से। और इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन भी तो काम कर रहा होगा ना, अलोंग द लाइन। अलोंग द लाइन क्या काम कर रहा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी तो काम कर रहा होगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसे आपने बोला, Fe भी काम कर रहा होगा, Fe काम कर रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सबके बीच का एंगल, अगर ये एंगल अल्फा है तो मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं ये एंगल भी क्या होगा, अल्फा होगा, और ये एंगल भी क्या होगा, अल्फा होगा। देन ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस अल्फा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, अगेन 180 डिग्री माइनस अल्फा, ओके। तो हमारे पास 3 फोर्सेस हैं, इसको मैं एक अलग जगह पे दिखाता हूँ। इस पार्टिकल को, ये जो QM है, इसको यहाँ पे मैंने ले लिया, इसका BD बना लेते हैं। इस पे कितना फोर्सेस लग रहा है, 3 फोर्सेस लग रहा है, ओके। तीनों फोर्सेस को हम यहाँ पे दिखा लेते हैं।
एक फोर्स है टेंशन टी, ओके, टी है। एक दूसरा फोर्स है जो कि है एफ ई, ठीक है। और एक तीसरा फोर्स जो है वो है एम जी, ओके। ये तीनों फोर्सेस है किस पार्टिकल के ऊपर? इस क्यू के ऊपर जिसका मास m है। एंगल सबके बीच हमें पता चल गया है। ये एंगल कितना है? 180 माइनस अल्फा। ये कितना एंगल हो जाएगा बाबू? 2 अल्फा। और ये कितना एंगल हो गया? अगेन 180 माइनस अल्फा। लिख लेते हैं, लेमिस थ्योरम यूज करते हैं। बाय लेमिस थ्योरम हम लिख सकते हैं। लेमिस थ्योरम यूज करके हम लिख सकते हैं इसे t बाय 180 साइन 180 माइनस अल्फा। टी के अपोजिट में कौन सा एंगल है? 180 डिग्री माइनस अल्फा है, तो ये आ गया इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू व्हाट? एम जी बाय, एम जी के अपोजिट में कौन सा एंगल है? 180 डिग्री माइनस अल्फा, साइन 180 माइनस अल्फा। ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गया, तो टी का वैल्यू क्या आ गया? एम जी आ गया। दिस इज द टेंशन। यही टेंशन जो है हमें निकालना है, और किसके टर्म में निकालना था? किसके टर्म में निकालना था? एम एंड जी के टर्म में। तो हमारे पास निकल के आ गया टी इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कंपैरिजन। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कंपैरिजन। किसके बीच का कंपैरिजन? कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन और कूलम्स लॉ के बीच में, ग्रेविटेशन के बीच में हमें कंपैरिजन पढ़ना है। कूलम्स लॉ दो स्टेशनरी चार्जेस के बीच का फोर्स बताता है, जबकि न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन दो स्टेशनरी मासेस के बीच का फोर्स बताता है। कूलम्स लॉ में दो पॉइंट चार्जेस लेते हैं, तो हम दो पॉइंट चार्ज ड्रॉ कर लेते हैं। एक पॉइंट चार्ज है Q1 और एक दूसरा पॉइंट चार्ज है वो है Q2, ओके। तो इसमें दो मासेज आ जाएंगे, दो स्टेशनरी पॉइंट मासेज ले लेते हैं, M1 एंड M2। दोनों के बीच का डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं, दोनों को एक लाइन पर रख देते हैं। पहले दोनों को एक लाइन पर रख देते हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस पता कर लेंगे। सॉरी, दोनों को एक लाइन पे हमने रख दिया, ठीक है। यहाँ पे भी दोनों को एक लाइन पे रख देते हैं, ओके, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस जो है उसे हम निकाल लेते हैं, देख लेते हैं उसके उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर d है तो यहाँ पे भी दोनों के बीच का डिस्टेंस लेट्स d है, ओके। डिस्टेंस dd है, यहाँ पे डिस्टेंस d है तो यहाँ पे भी डिस्टेंस d है। तो कूलम्स लॉ में, जो कूलम्स लॉ की कहानी है, कूलम्स लॉ में बोला गया कि यहाँ पे फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों काम करेगा। कूलम्स लॉ में बताया गया अगर इफ Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 है तो रिपल्सन होगा, एंड Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 है तो एट्रैक्शन होगा। चलिए हम दोनों में कोई एक केस लेके बनाते हैं। मान लीजिए कि दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा है, दोनों का नेचर सेम है, दोनों का नेचर सेम है। तो इधर की ओर कितना फोर्स लगेगा? F ऑफ 1 2, और इस पे कितना फोर्स लगेगा? सॉरी, इस पे कितना फोर्स लगेगा? F ऑफ 2 1। और हमने क्या पढ़ा है कूलम्स लॉ में? F ऑफ 1 2 का मैग्नीट्यूड F ऑफ 2 1 के मैग्नीट्यूड के बराबर है और वो F है। तो यहाँ पे एट्रैक्शन और रिपल्सन की कहानी हो सकती है, ओके। एट्रैक्शन और रिपल्सन की कहानी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। लेकिन न्यूटन्स लॉ में अगर दो मासेस है तो न्यूटन साहब ने बताया कि अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेविटेशन लॉ दोनों मासेस के बीच में हमेशा क्या होगा? एट्रैक्शन होगा। दोनों मासेस के बीच में हमेशा एट्रैक्शन होगा, और ये वैल्यू भी हमेशा फोर्स का वैल्यू सेम होगा।
मतलब F(12) का मैग्नीट्यूड F(21) का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर इक्वल टू F होगा। ठीक है, तो कूलम्स लॉ में जब कूलम्स लॉ के बारे में जब पढ़ते हैं तो अकॉर्डिंग टू कूलम साहब के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम साहब हमने पढ़ा कि ये जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/d² के। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फोर्स ऑफ हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ऑलवेज क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये जो फोर्स का अट्रैक्शन होगा F, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ मास 1 इनटू मैग्नीट्यूड 2 के। ठीक है, मास 1 और मास 2 के मैग्नीट्यूड के। ओके, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। इन दोनों को कंबाइन करते हैं, यहां पे कंबाइन करके लिख सकते हैं हम, यहां पे हम कंबाइन करके लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/d², और यहां पे भी कंबाइन करके लिख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2/d²। ये दोनों सिमिलर टाइप है ना, दोनों सिमिलर टाइप है, आप गौर से देखें, ये जो है और ये जो है दोनों सिमिलर टाइप का है, सिर्फ Q1 Q2 की जगह पे M1 M2 है, वो स्टेशनरी चार्जेस है, ये स्टेशनरी मासेस है। ओके, तो अब यहाँ पे कांस्टेंट यूज करते हैं, अब यहाँ पे क्या यूज करते हैं, कांस्टेंट यूज करते हैं। ओके, तो कांस्टेंट यूज करके देखते हैं कांस्टेंट क्या यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा F इज इक्वल टू K मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इंटू Q2/d²। ओके, ये आने वाला है। जहां पे K जो है, ये जो K है, K जो है इसे वो बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और K जो है डिपेंड्स करता है, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। ओके, और K का वैल्यू 1/4πε हमने पढ़ा है। तो ये जो F होगा, ये जो F फोर्स है, ये भी किस पे डिपेंड करेगा, ये भी किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये भी मीडियम पे डिपेंड करेगा। ओके, जबकि यहां पे जब हम कांस्टेंट यूज करते हैं तो F इज इक्वल टू G M1 इंटू M2/d² यूज कर सकते हैं। ओके, क्या यूज कर सकते हैं, G M1 इंटू M2/d², जहां पे G जो है, G को बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी उससे बोला जाता है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। और G का वैल्यू जो है वो ऑलवेज फिक्स्ड होता है। क्या होता है, इसका वैल्यू ऑलवेज फिक्स्ड होता है हमेशा, और इसका वैल्यू क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ओके, तो ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो F भी जो है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ जो F है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा है G, तो F भी डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। ये दोनों लॉ थोड़ा सेम टाइप है ना, तो हम इस पे कुछ क्वेश्चन अभी करने वाले हैं। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे। तो ये हमारे पास एक बेसिक कंपैरिजन है कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्ज, जबकि न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है कि ऑलवेज दो स्टेशनरी मासेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। जो कूलम्बियन फोर्स है उसका वैल्यू है F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2/r², डिस्टेंस का स्क्वायर, जबकि जो न्यूटन्स लॉ में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसका वैल्यू है F इज इक्वल टू G M1 M2/d²। यहाँ पे G जो है ये फिक्स्ड है, ये मीडियम के साथ चेंज नहीं करता है, तो हमारा जो F है ये भी मीडियम के साथ चेंज नहीं करेगा। लेकिन जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हमने जो F इज इक्वल टू K मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इंटू Q2/d² लिया, उसमें जो K है उसको हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ये मीडियम के साथ डिपेंड करता है।
ठीक है। तो हमारा एफ भी जो है, जो हमारा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन है, ये भी किस पे डिपेंड करेगा? मीडियम पे डिपेंड करेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और एक न्यूमेरिकल करते हैं। ये हमने एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल लिया है। ओके, देखिए इसे, यहां पे बोला गया क्वेश्चन में कि कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, मतलब हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। और ऑब्वियसली हमने पढ़ा है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट मासेस मींस Fg is equal to G m1 m2 by R square. Both have inverse square dependency. ओके, हमने पढ़ चुका है, हमने पढ़ रखा है, दोनों में F is inversely proportional to R square होता है, ठीक है। Compare the strength of these forces by determining the ratio of their magnitude. मुझे मतलब Fe by Fg निकालना है। किसके लिए? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसके लिए? फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए। ओके, फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। उसके बाद फॉर 2 प्रोटॉन्स, ठीक है, फॉर 2 प्रोटॉन्स, कोई बात नहीं है, फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। आप, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे बनाने वाला नहीं हूँ, ये आपके एनसीईआरटी में है, मैं सिर्फ आइडिया दे सकता हूँ आपको, ठीक है। इसको आप खुद बनाइएगा। देखिए, देखिए हमारे साथ, मैं एटम बना रहा हूँ, ये आपका न्यूक्लियस है। ओके, दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। लेटेस्ट एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। ओके, ये यहाँ पे प्रोटॉन है, एक पार्टिकल है जिसे हमने प्रोटॉन बोला, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व कर रहा है। दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको दिया है क्वेश्चन में, हमने भी डिस्टेंस को डी मान लिया। ओके, हमने कितना मान लिया? डिस्टेंस को डी मान लिया, ठीक है, डी मान लिया। ओके, तो इन दोनों के बीच में, अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की खासियत मैं बताना चाहता हूं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज? -e, और मास me 9.1 इंटू 10⁻³ kg, पढ़ा आपने। प्रोटॉन की कहानी, प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज? q मींस e, पॉजिटिव चार्ज, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना? 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो दोनों के बीच, दोनों के पास, दोनों पार्टिकल के पास चार्ज है, तो चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ऑब्वियसली। दोनों के पास अपोजिट चार्ज है तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन काम करेगा। तो लेकिन फोर्स ऑफ एट्रैक्शन Fe का वैल्यू क्या होगा? Fe का वैल्यू होगा K E इंटू ई बाय डी स्क्वायर। ओके, और दोनों के पास मास भी है, एक के पास है me मास, एक के पास है mp मास। तो Fg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K me इंटू mp बाय डी स्क्वायर। ओके, दोनों का रेशियो ले लें, Fe बाय Fg, तो हम K e स्क्वायर बाय K, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक किया है, इसको यहाँ पे K ना होके G होगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G इंटू me इंटू mp। K का वैल्यू पुट कर दे फ्री स्पेस के लिए, 9 इंटू 10⁹, K का वैल्यू पुट कर दे, जिसका E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 पुट कर दे, G का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, me 9.1 इंटू 10⁻31, mp 1.67 इंटू 10⁻27। इसको पुट कर दे, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, यही इसका आंसर होगा। इसी में बोला 2 प्रोटॉन के बीच का, तो आप सिमिलर काम कीजिए, 2 प्रोटॉन के बीच का काम कर लीजिए, ठीक है। एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन प्रोटॉन, ठीक है। इस इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन होगा उसे भी आपको निकालना है, तो ये आप कीजिए और निकालिए, आपके एनसीईआरटी में है। मैंने सिर्फ इसे, इस पार्ट को बताया क्योंकि हमें ये कंपैरिजन हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था, ठीक है। थैंक यू आज के लिए, आज का क्लास इतना ही। फिर कल करेंगे हम लोग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, कल हम लोग करने वाले हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ तक एक बार पढ़ लें सबको। थैंक यू।